नेपाल भारत के लिए महत्वपूर्ण है तो उतना ही नेपाल के लिए भारत महत्वपूर्ण है। नेपाल की अगर भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे तो उसका 60% जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है और तराई उसकी बहुत कम है। तराई क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको मधेसी बोलते हैं और मधेसी जो लोग हैं नेपाल में उनका भारत के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है। माने वो शादियां भी यहाँ करते हैं भारत में और भारत वाले वहाँ उनकी बेटियों से करते हैं और वो मानते हैं कि राम के वंशज है तो रामचंद्र जी की शादी भी वहाँ जनकपुर में हुई थी जो आज भी स्थित है वहाँ, और वहाँ उसको मानते हैं कि ये संबंध भारत का अटूट है। और आप देखिए कि वो एकमात्र ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र घोषित है। आज भी वहाँ के जो तीज त्यौहार हैं और भारत वहाँ की जो सरकार है उनके जो कार्यक्रम हैं, ऑफिस जो खुलते हैं वो हिंदी तिथि के अनुसार है। वर्ष प्रतिपदा होती है तो वहाँ 10 दिन की छुट्टियाँ होती हैं स्कूल में। वहाँ रविवार को छुट्टी नहीं होती, वहाँ शनिवार को छुट्टी होती है ऑफिशियल। और इस तरह से वहाँ जो है सारे दशहरा हो गया कुछ हो गया तो हिंदी तिथि से चलता है। एकमात्र देश ऐसा है। और आपको देखिए उसकी आर्थिक स्थिति भी कैसी है कि भारत से ही चलती है। लगभग 50 लाख के करीब नेपाली भारत में नौकरी करते हैं या कोई ना कोई काम कर रहे हैं। यहाँ से जो पैसा अर्जन करते हैं वो अपने नेपाल भेजते हैं। ये वहाँ की जीडीपी का एक मेन हिस्सा है। इसी तरह भारत के भी लगभग 6 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने नेपाल में अपने घर तक बना लिए हैं और वो सोचते हैं अब तुम नेपाली हैं। व्यापार करते हैं, नौकरी भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहाँ खेती भी कर रहे हैं। ऐसा रिश्ता जिस देश के साथ हो, आज वो ये भाषा बोले कि हम जब अपने लिए झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ है कि कैलाश मानसरोवर के लिए एक रास्ते की ज़रूरत थी, क्योंकि हम चीन होते जाते थे तो लगभग 3 सप्ताह उसमें लगता था। और एक रास्ता ऐसा उत्तराखंड से जाता है जो उत्तराखंड से अगर जाएंगे तो 7 दिन में हम मानसरोवर यात्रा को पूरा कर आएंगे। अब आप सोचिए भारत वालों के 15 दिन बच रहे हैं और चाइना जाने का रास्ता जो दुर्गम रास्ता था, खतरनाक भी था, वो बचता है। लोग जल्दी जाना चाहते हैं और लोगों की आस्था है हिंदुओं की कि हर साल बहुत भारी संख्या में मानसरोवर जाना चाहते हैं। तो अब इससे शॉर्टकट हो गया और शॉर्टकट होने के बाद में हमारा पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। अब इसमें जब सड़क बनाई तो सड़क ऐसा तो है नहीं 2-4 दिन में बन गई होगी। पहाड़ी रास्ता काट करके बनाई गई, वो सालों का प्रोजेक्ट था। मोदी जी जब सत्ता में आए तब से शुरुआत हुई, लेकिन आज बनते बनते वो कंप्लीट हुआ और उसका उद्घाटन भी हो गया। उसके भी 10 दिन बीतने के बाद ये स्टेटमेंट आई कि ये तो हमारा रास्ता है। अब आप सोचिए अगर किसी को प्रतिक्रिया करनी है, विरोध करना है, तो जिस दिन पहले दिन बुलडोजर चला था वहाँ उसी दिन आके रोकते, ये हमारा एरिया है। सड़क बन रही है तो नहीं रोका, उद्घाटन हो गया तो नहीं रोका। 10 दिन बाद याद आया ये तो हमारा एरिया है, किसने याद दिलाया? तो आपको बताऊँ हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि वो जो है वो भारत का ही अंग है, नेपाल का नहीं है। लेकिन एक विवाद पैदा करने के लिए ये प्रधानमंत्री जो ओली हैं वहाँ के, उनको कहा गया है। किसने कहा? चाइना ने। चाइना ये नहीं चाहता कि भारत के रिश्ते पड़ोसी मुल्कों से अच्छे रहें, क्योंकि जिस दिन चाइना पड़ोसी मुल्कों से अच्छे रिश्ते हो जाते हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी उसी के इशारे पे काम करता है। जितने आतंकवादी भारत में एंट्री कर रहे हैं उनके पास हथियार, गोला बारूद, पैसा वो चाइना दे रहा है, क्योंकि चाइना चाहता ही नहीं है, वो चाहता है भारत कमज़ोर हो। और पाकिस्तान वालों को अकल है नहीं, वो हथियार उठा लेते हैं, गोला बारूद उठा लेते हैं पैसे के लालच में, या ब्रेन वॉश उनका हो रहा है धर्म के नाम पर। पीछे उनके भी चाइना है। अब चाइना जो है अपने आप अगर भारत से डायरेक्टली भिड़े वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि भारत अब बदला हुआ भारत है, वो 62 वाला भारत नहीं है। अब मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति है। तो भारत की तैयारी चल रही है, वो पीओके खाली कराना चाहता है। पीओके में चाइना की एक्टिविटी बढ़ी हुई है, वो रेल और सड़क मार्ग बना चुका है, वहाँ टनल बना रहा है, वहाँ बांध बना रहा है। और ऐसे में भारत ने स्पष्ट जब पिछले दिनों कहा कि ये हमारा एरिया है, इसको हम लेके रहेंगे और इसको खाली करो, तो कहा पाकिस्तान को है, लेकिन चाइना इनडायरेक्टली वहाँ बैठा है। चाइना को लगा कि ये तो भारत ने बोल दिया तो करके रहेंगे, क्योंकि मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं, जो वो नहीं कर सकते उसको नहीं बोलते। अब मोदी जी की कार्यशैली को देख के वो घबराया कि भाई ये तो पीओके खाली करना पड़ेगा, तुमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, वो सब गया। तो उसने सोचा क्या किया जाए। एक तरफ तो उसने पाकिस्तान के आतंकवादियों को पुश करना शुरू किया। आप देख रहे होंगे तब से लगातार आतंकवादी ज़्यादा गतिविधि कर रहे हैं, वहाँ बॉर्डर पे ज़्यादा घमासान मचा है। उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना दे रही है।
फिर उसने सोचा कि अब बाकियों का क्या करें। तो नेपाल में आप देखिए चाइना की दखलंदाजी, मैं तो कई बार नेपाल गया हूँ, वहाँ क्या है, ज़्यादातर जो नेता हैं उनको ऐशो आराम के लिए पैसा देता है चाइना, मौज मस्ती कराने के लिए, एक तरह से कहीं खरीदे हुए हैं। ये ओली भी उसी में हैं कि उनको भरपूर पैसा मिलता है। अब जब पैसा मिल रहा है और चाइना के पैसे पे ये पल रहे हैं, तो चाइना ने कहा कि तुम तुरंत विरोध पैदा करो और कुछ ना कुछ ऐसा करो कि दुश्मनी हो जाए। तो आप देखिए इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये केवल प्रधानमंत्री का, ओली का स्टेटमेंट नहीं है, इसके पीछे पहले पूरी तैयारी की गई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई, छोटी छोटी क्लिप बनाई गई, बहुत सारे अकाउंट खोले गए सोशल मीडिया पे ताकि इसका दुष्प्रचार किया जा सके। इनकी तैयारी है कि नेपाली और भारत वाले लोगों को आपस में भिड़ा दो। 50 लाख नेपाल का लोग भारत में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई होटल पे काम कर रहे होंगे, कोई कोठी में होंगे, कहीं नौकरी कर रहे होंगे, वो हमारी सेना में भी हैं। उनका मकसद है इन 50 लाख लोगों को किसी तरह भारत के विरुद्ध खड़ा कर दो। और उधर भारत के लोग जो रहते हैं मधेसी नेपाल में, वो लगभग संख्या 6 लाख है। उनकी कोशिश है कि नेपाली लोग उन पे चढ़ जाएं, और वहाँ मधेसी आंदोलन पहले भी उठा चुके हैं वो, चाइना के इशारे पर ही। वो चाह रहे हैं कि वहाँ उनकी मार काट मर जाए भारतीयों की, भारत वाले नेपाल छोड़ के भागें। यहाँ इंडिया में जो नेपाली रह रहे हैं इनके प्रति आक्रोश पैदा हो जाए, यहाँ से नेपालियों को भारत वाले मार भगाएं, और दोनों देश में जो द्वंद्व मचेगा उसका फ़ायदा चाइना उठा ले। ये चाइना की गहरी चाल है, इसको नेपाल वालों को भी समझना होगा और भारत वालों को भी समझना होगा। इसलिए इस मुद्दे पर यह समझिए एक्सपोज करना है चाइना को। नेपाल केवल एक पिद्दा, एक मोहरा है। प्रधानमंत्री मूर्ख हैं उनके। मैं तो कहूँगा कि अगर नेपाली प्रधानमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, सिकाए में ही दे रहे हैं, उनको सोचना चाहिए भाई तुम्हारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से आ रहा है। तुम्हारे मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जब नेपाल में भूकंप आया था तो हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मदद की गई थी वहाँ पे, और अभी भी जब करोड़ों वायरस है, सारी दुनिया भर इससे परेशान है, तो यहाँ पर भी बहुत सारी मदद की गई है कि 23 टन दवाइयाँ भेजी गई हैं नेपाल में। इतनी सारी मदद उसे भारत की तरफ से मिलती है। तो क्या चाइना के सिखाए से जो बातें बोली जा रही हैं, क्या इस चीज़ का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आने वाले भविष्य को खतरे में नहीं डाल रहा है नेपाल अपने? देखिए, भारत के खिलाफ साजिश जो भी कर सकता है चाइना, वो करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बौखलाया हुआ है कि उसकी पोल खुल गई कोरोना पे। कोरोना में वो पकड़ा गया है कि उसकी पोल खुली है कि ये वायरस चाइना ने पैदा किया, दुनिया में तबाही मचाई। अब उसके खिलाफ WHO के जब हमारे चेयरमैन बन गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, भारत की कमान भारत को मिली है, इसकी WHO की कमान, उन्हें लगता है भारत मजबूत होता जा रहा है, तेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। मोदी जी ने आह्वान किया है स्वदेशी अपनाओ, तो उसकी रीढ़ टूटेगी आर्थिक, वहाँ से अब आर्थिक मुद्दे भी कमज़ोर होता चला जाएगा। वो दुनिया के बहुत सारे देश वहाँ से अपनी कंपनियाँ हटा रहे हैं। इससे वो बौखलाया है, तो इससे वो बौखला कर डायरेक्ट भारत से नहीं भिड़ सकता, तो वो नेपाल को मुद्दा बना रहा है। लेकिन नेपाल वालों को और भारत वालों को, देखिए आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे मेरे पास ऐसे वीडियोज़ आए हैं कि चाइनीज़ लोग वहाँ खड़े हैं और वो कह रहे हैं हमारी धरती खाली करो, और गोरखा के वर्दी में पहना करके मिलिट्री वालों को कहा जा रहा है तुम हमारे हो, हमारे ऊपर गोली चलाओगे। माने सेना में भी विद्रोह करने की एक कोशिश करने की चाल चल रहे हैं। तो किसी की चाल में नहीं आना, हमें समझना है ये जो ड्रैगन है ये बहुत खतरनाक है। ये कभी भी हिंदू का नहीं हो सकता, ये कभी भी किसी मुसलमान का नहीं हो सकता, ये किसी क्रिश्चियन का नहीं हो सकता, क्योंकि ये कम्युनिस्ट है, ये वामपंथी विचारधारा ये किसी को नहीं मानती। इन राक्षसों की चाल में नेपाल को नहीं आना चाहिए। नेपाली भाई, भारत भाई, सब भारत के लोग सब मिलकर रहें, और हमारी यही संस्कृति रही है, हमारा एक बहुत अटूट संबंध है, हमारी सांस्कृतिक हमारी विचारधारा है। और नेपाल वाले लोग किसी इस तरह के बहकावे में, प्रधानमंत्री को भी देखे ना, कैसा प्रधानमंत्री, वो कहता है जी चाइना का जो वायरस आया है वो तो नरम है, और जो भारत का आया है वो थोड़ा हार्ड है। मतलब वायरस में भी हार्ड और नरम होता है, हमने तो पहली बार सुना है। कोई लकड़ी हो सकती है, कोई लोहा हो सकता है नरम गरम, लेकिन वो वायरस को कैसा, उन्होंने केवल ये बताना था कि इस वायरस में चाइना की कोई गलती नहीं है, भारत से आया है, क्योंकि वायरस को कंट्रोल कर नहीं पा रहे, वो छोटा सा देश है, वहाँ महामारी ना फैले, और जितनी भी फैले उसमें वो भारत को थोपना चाहते हैं चाइना के कहने पर। चाइना को क्लीन चिट देना चाह रहे हैं नेपाल वाले। प्रधानमंत्री, जनता को समझना होगा, कोई भी जनता, भारत की हो या नेपाल की, किसी भी इस तरह के चीन के चाल में ना आए। कोई भी ऐसा कदम, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कमेंट, क्योंकि सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरस फैलाने के लिए चाइना में बैठे हुए हैंडलर काम कर रहे हैं इस समय।
पाकिस्तान से सोशल मीडिया के अकाउंट चलाए जा रहे हैं जिसमें कि भारत वाले लोगों को चाइनीज भाषा में गाली दे रहे हैं लोग, जिससे कि झगड़ा बढ़े। लेकिन हमें समझना है कि इसके पीछे चाल चाइना की है और चाइना को सबक सिखाना है। तो नेपाल को शांति से बैठना होगा। भारत के बिना उसका काम चलने वाला नहीं है। भारत का काम तो चल जाएगा, लेकिन भारत के बिना नेपाल का काम चलने वाला नहीं। मोदी जी आए तो उन्होंने नेपाल के लिए सड़कें बनाई। मैं जाता हूं तो वहां देखिए पहले सड़कें नहीं थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें बॉर्डर से बनाई। अभी एक कॉरिडोर बना रहे हैं मोदी जी, जिसमें कि वो धार्मिक यात्रा होंगी तो वो जनकपुर तक जाएगा। नेपाल में बिजली घर का उद्घाटन करके आए हैं, उससे भी नेपाल को फ़ायदा होगा। उद्योग धंधे भी लगेंगे कल को वहाँ, अगर वो भारत से मिल के रहेंगे। चाइना की चाल में आएंगे, चाइना केवल बर्बादी फैलाने के चक्कर में है कि किसी तरह नेपाल को कब्जा ले। अब आप देखिए उनके पड़ोस में भूटान है, भारत के अच्छे रिश्ते हैं उनसे, तो भूटान कभी इस तरह की भाषा नहीं बोलता। चाइना भड़काने की उन्हें भी कोशिश करता है। लेकिन ये इस समय ओली जी ने क्यों बोला? क्योंकि वहाँ भी राजनीति है और वहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा के ये हैं। जो वहाँ की नेपाली कांग्रेस है वो वहाँ कभी भी इस तरह नहीं बोलती है। वो राजा की जब हत्या हुई थी नेपाल में, वहाँ तक हिंदू राष्ट्र घोषित था। नेपाली नरेश की जो हत्या की गई थी, मैं आज बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये भी वामपंथियों की गहरी साजिश थी। ये उन्होंने ही उनकी हत्या करवाई थी। इसके पीछे भी चाइना था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस पूरी दुनिया में कोई हिंदू राष्ट्र जैसी कोई चीज़ रहे। आज नेपाल वालों को समझना होगा कि ये जो उनके प्रधानमंत्री हैं, ये उसी चाइना की गोद में बैठे हैं जिन्होंने इनके नेपाल नरेश और हिंदू राष्ट्र की हत्या कराई है।